ऐसे स्टूडेंट जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा, उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, सिलेबस भी आप देखे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे पहला है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो आर्टिकल 32 ये हो गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो हिस्ट्री, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, पुष्यमित्र, शुंग। देखो मौर्य वंश के पहले नंद वंश था, इसी के कब्र पर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना इसी नंद वंश के कब्र पर हुई थी। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, यह उसका अंतिम शासक था। अंतिम शासक घनानंद, और इसी के घनानंद के दरबार में चाणक्य रहता था। चाणक्य बुद्धिमान आदमी था, कौटिल्य के नाम से जानते हैं। यह तक्षशिला से पढ़ा हुआ था। उस समय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जो इस समय पाकिस्तान में है। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ था, अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ था, काफी अच्छा नॉलेज था। जब इसके दरबार में चाणक्य थे, चाणक्य देखते होंगे कि चुंडी टाइप का यहाँ पर रखते हैं, बाल बड़े बड़े बीच में, तो इनका पीएम था ये। जब इसको सलाह दिया गया तो चेहरे भी थोड़े अभद्र थे, इनको घसीट करके दरबार से बाहर निकल दिया। चाणक्य ने ठान लिया था कि इसके वंश को ही समाप्त कर देंगे। तो चाणक्य जब जा रहा था, कौटिल्य जब जा रहा था, तो एक ढूहा दिखाई पड़ा, जिसमें एक बच्चा जो है बैठ करके, और 8-10 बच्चे नीचे थे, न्याय दे रहा था। चाणक्य की निगाह पड़ गई, और चाणक्य की निगाह पड़ गई उस बच्चे को, उसने उठा लिया। वो कोई बच्चा और नहीं था, बल्कि वो नाम था उसका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसको पकड़ करके उन्होंने क्या किया, पढ़ाया लिखाया। इसके बाद उन्होंने एक नए वंश की स्थापना में सहयोग किया, जिसे मौर्य वंश कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उसका पहला शासक बना। इसी के दरबार में चाणक्य रहते थे। इसी के दरबार में कौटिल्य नाम है, कौटिल्य या चाणक्य था। और इस कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा आएगा बिंदुसार, इसका बेटा आएगा सम्राट अशोक, और इसके बाद परवर्ती हो जाएगा। सबसे लास्ट में बृहद्रथ होगा, और इसका एक सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग इसी बृहद्रथ का सेनापति होता है। यह मौर्य साम्राज्य का सबसे लास्ट सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इसको मार करके एक नए वंश की स्थापना करेगा, शुंग वंश की। तो आगे जो आएगा शुंग वंश की। हमारा यहाँ है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? देखो यहाँ पे आया चंद्रगुप्त मौर्य। देखो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, अशोक बिंदुसार का बेटा था, पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था, और इसने मार करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे शुंग वंश कहते हैं। शुंग वंश की स्थापना यही किया था। और इसी के दरबार में मनु रहता था, जिसने मनु संहिता लिखी थी।
जिसमें महिलाओं के प्रति कठोर जो है व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था किया हुआ था। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में इतनी डिटेल से जानकारी होगी। अगर क्वेश्चन फंसेगा तो इसी में से फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जियोग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? देखो, गंगा गंगा जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यह पवित्र होली रिवर के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्र नदी कहते हैं। हिंदुओं का एक पवित्र नदी है जो उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है और हरिद्वार से होते हुए जो है जाकर के आपको पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ पर इसी कारण से उत्तर भारत का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है। इसी कारण से यह उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे सब भारत की सबसे अधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है। और वैसे ही जानते हैं सबसे अधिक भारत की जो जनसंख्या यूपी की है। तो ये उत्तर भारत की नदियों में गंगा, कोसी कोसी जो है उधर नेपाल के क्षेत्र से निकलती है और इसके बाद सोन सोन जो है बिहार में बसा हुआ है। जब ये नेपाल के तराई क्षेत्र से निकलती है और बिहार में होते हुए चली जाती है, जब यहाँ पे बारिश खूब होती है तो ये पानी जो है इधर बिहार में आता है और बिहार में तबाही मचाता है। और तबाही मचाने के कारण इसी कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आने वाले जो पानी है और वो बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टरबेंस करता है, जिससे वो बिहार का शोक कहते हैं। सोन नदी जो है आपका पटना के आसपास बहते हुए आकर के कहा मिलती है? गंगा में मिलती है। यह दक्षिण भारत से आने वाली नदी है। यह दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत में है, ठीक है। यहाँ बिहार के दक्षिणी भाग से आकर के ये गंगा में। तो इस तरह से नदियों के बारे में बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी आएगा। क्वेश्चन अगला है, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसे देखना। ऑप्शन यहां है, पहले समझते हैं व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन भी पूछता है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संस्थान जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल? आगे ऑप्शन भी दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग और ये। देखो मुद्रा संबंधी काम है, तो मुद्रा संबंधी काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। इसकी स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के अनुसार हुआ था। 1935 के अधिनियम के अनुसार हुआ था। आरबीआई के, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। इसका एक गवर्नर होता है और प्लस अन्य। रुपए पर इसी गवर्नर की साइन होता है। जो रुपया है उस पर इसी गवर्नर की साइन होती है। आरबीआई जो है काम क्या है?
पहला तो है नोटों का निर्गमन करना। निर्गमन का मतलब मार्केट में जो नोट आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं, उसको। दूसरी बात यह है कि आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है। आरबीआई में किसका अकाउंट होता है? बैंकों का होता है। और ऐसे बैंक को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। जो आसपास आपके बैंक दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक, और इन्हीं का जो अकाउंट होता है वो आरबीआई में होता है। आरबीआई में जो अकाउंट होता है वो कमर्शियल बैंक का होता है। आम आदमी का आरबीआई में अकाउंट नहीं होता है। ये सारे काम जो है आरबीआई करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। अब जो है आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? ये जो दिया हुआ है मौद्रिक नीति, देखो यहां दिया है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? ठीक है, एक आता है कि पहला आर आर रिजर्व रेशियो, दूसरा आता है सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, यह 5 प्रकार की मौद्रिक नीति बनाती है। लिक्विडिटी, और इसके बाद जो है आपको मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से बनती है। आर आर रिजर्व रेशियो, सी आर आर लिक्विडिटी। ये 4 प्रकार की जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। इसमें क्या करता है बैंक जो है, पहली बात यह करता है कि बैंक रेट होता है। ये बैंक रेट एक बार पूछा था, कौन तय करता है? आरबीआई का। आरबीआई जो है एक निश्चित रेट पर कमर्शियल बैंक को उधार देता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक को उधार देता है बैंक रेट। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से जुड़े होते हैं। आरबीआई से जो कमर्शियल बैंक है वो जुड़े होते हैं। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये सब कमर्शियल। ये क्या करेंगे? पैसा इससे उधार लेंगे। और जब पैसा इससे उधार लेंगे तो इनका काम क्या है? इन कमर्शियल बैंक का काम क्या है? आपका पैसा लेना नहीं, इनका काम जो है लोगों को लोन देना। देखते हैं आपके मोबाइल पर हमेशा आता है होम लोन ले लो, ये लोन ले लो। इनका काम है लोन प्रोवाइड करना। लोन से क्या होगा? इनको बेनिफिट होगा। जो लोन पर ब्याज लेते हैं उसी ब्याज से पूरा खर्च चलता है, और जो बचता है वो गवर्नमेंट को देता है। तो इनका एक ही है, अधिक से अधिक लोगों को लोन देना, जिससे उन्हें बेनिफिट है। अगर लोन नहीं देंगे तो उन्हें बेनिफिट नहीं हो। तभी कमर्शियल बैंक यही करता है। तो आरबीआई से एक सर्टेन रेट पर सब बैंक लेंगे, लेकिन जो ये कमर्शियल बैंक है ना, इन बैंकों के रेट अलग अलग होते हैं। ये कमर्शियल बैंक का जो रेट होगा वो उसका जो हेड होगा वो करेगा, जोनल करेगा। तो ये हर कमर्शियल बैंक के रेट अलग अलग, आरबीआई के अलग होगा, एक्सिस के अलग होगा, और आपके बड़ौदा के अलग होगा। सबके बैंक रेट अलग होगा, लेकिन आरबीआई जो है सबको एक ही रेट पर देगा। उससे कम पे कोई नहीं देगा, उससे ज्यादा ही पर ही देगा, क्योंकि इनको भी बेनिफिट लेना है। इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है आरबीआई बनाता है, और नोटों का निर्गमन करता है। इंडिया का दूसरे देशों के साथ रिलेशन रखता है, संबंध रखता है। ये सारे काम आरबीआई के पास है। और जो कमर्शियल बैंक है इसी आरबीआई से जुड़े रहते हैं, उन्हें रेगुलेट करता है। रेगुलेशन का काम आरबीआई का है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बैंक काम करते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई के पास है।
गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो यहां पे देखेंगे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई करती है, सेबी नहीं करती है। तो यहां पे आपको अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? देखिए है विटामिन। पहली बात, विटामिन है क्या चीज? विटामिन की खोज हंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है, इसलिए इसे बाहर से लेते हैं, इसलिए इसे बाहर से लेते हैं, इसलिए यह बाहर से विटामिन जो है बॉडी में निर्माण नहीं होता, इसलिए इसे बाहर से लिया जाता है। विटामिन जो है कई होते हैं, ए, बी, सी, डी और विटामिन ई। जनरली आपके पेपर में यही पूछे जाते हैं, देखो ए है, सी है, डी है, बी है, ऐसे पूछे। क्वेश्चन पूछा था, यह यूपीएससी का ही सवाल है जहां पे आप देने जा रहे हैं पेपर। पूछा था कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, जल में घुलनशील विटामिन किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन पूछा। तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर मॉलिक्यूल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ये विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी कहां होते हैं? जल में घुलनशील। एक और पूछा था, विटामिन डी को हार्मोन्स कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन्स कहते हैं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही विटामिन है, मात्र विटामिन डी ही है जो बॉडी में फॉर्मेशन होता है, बॉडी में निर्माण होता है, बाकी किसी भी विटामिन का निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऐसा विटामिन है जो नॉन वेजेस के लिए है, वेजेज के लिए नहीं है, शाकाहारियों के लिए नहीं है, मांसाहारियों के लिए है। तो ये हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है नॉन वेजेज के लिए है, मांसाहारियों के लिए है, मांसाहारियों के लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी पाया जाता है वो दूध, मांस, मछली, अंडा, लेकिन दूध का हम सेवन ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बहुत कम मात्रा में करते हैं। उसका रीजन है, तो बचा क्या? मांस, मछली, और इसलिए इसे मांसाहारियों के लिए कहा जाता है। शाकाहारी के लिए विटामिन डी जो है फॉर्मेशन होता है, यह अगर शाकाहारी है तो कैसे होगा? सूर्य के प्रकाश से होता है, सूर्य के प्रकाश से ये विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। जब सूर्य की किरणें शरीर पर गिरती हैं तब जो है उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। तो मानव त्वचा में विटामिन का निर्माण किससे होता? अभी बताए, डी से। ये शाकाहारियों के लिए है, और जब यह सूर्य की किरणें, सुनहरी किरणें, ऐसा नहीं कि दोपहर में चले जाओ, दोपहर वाली किरणों में नहीं पाया जाता, ओनली सुनहरी सूर्य की धूप में ये पाया जाता है।
सूर्य की सुनहरी धूप, सूर्य की सुनहरी धूप में पाया जाता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो सुनहरी धूप का मतलब वो धूप जो हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर सके, सहन कर सके। चिलचिलाती धूप में ये फॉर्मेशन नहीं होगा। चिलचिलाती धूप में जाएंगे तो क्या होगा, मेलेनियन नामक एक पदार्थ होता है जो आपकी बॉडी पर हो जाएगा, और बॉडी पर जब मेलेनियन होगा तो आपका जो है स्पॉट आ जाएंगे, चेहरे पर काले धब्बे आने का कारण भी यही है, मेलेनियन हो जाता है। इस तरह से हम जो है देखते हैं, विटामिन के बारे में देखा। अब यहाँ पे देखो, विटामिन ए पाया किस में जाएगा, मांस, मछली, अंडा, दूध, मछली के तेल, यह कॉड ऑयल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मछली के तेल में पाया जाता है। वैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पपीता, आम सब में विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग होता है, इसे कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी 12 बी कॉम्प्लेक्स है। ये जो है सबसे ज्यादा गाय के दूध में पाया जाता है, लीवर में पाया जाएगा, और विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी 12 पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी, इसे सीट्रस फल कहते हैं, सीट्रस फल कहते हैं। सिट्रिक एसिड पाया जाता है और यह पानी में घुलनशील होता है। यहां से क्वेश्चन भी पूछा। यहाँ विटामिन सी जो है सीट्रस फल होते हैं, रसदार फल जिसे कहते हैं उसमें पाया जाता है। रसदार फल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है आंवला, नींबू, संतरा, इसमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा आंवला, नींबू, संतरा में विटामिन सी का फॉर्मेशन होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। स्कर्वी बीमारी में क्या होता है, दांत से यानी मसूड़ों से, दांत यानी मसूड़ों से खून गिरने लगते हैं। विटामिन डी के बारे में अभी पूरा डिटेल बताया। विटामिन डी की कमी से एक चीज और है, क्वेश्चन ये पूछा था, निम्न में से किसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जहां पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम देने जा रहे हैं। विटामिन सी निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में था मिल्क, दूध में नहीं पाया जाता है। देखते हैं, दूध खट्टा नहीं होता, खट्टा होता है तो बेकार होता है, फेंक देते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। इसमें बच्चों की हड्डियां क्या होती है, गलने लगती है, बच्चा कमजोर हो जाता है। इसलिए देखते हैं छोटे बच्चों को हमेशा जो है धूप में रखे रहते हैं कि विटामिन डी का फॉर्मेशन। तो इसका जो ऑप्शन आएगा कौन आएगा, डी आएगा, विटामिन। अगर ऐसे डिटेल से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो। यहां पे देखिए, यह है ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओजोन परत कहां पाई जाती है, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है।
कई गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। और इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन गैस होती है 78%। इसके बाद ऑक्सीजन होता है 21%। 99% हो गया। अदर गैस जो होती है वो आपको 1% इस वायुमंडल। तो अब हमें वायुमंडल की परतें होती है, उस परतों में देखो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल। देखो ये पृथ्वी है जहां पर हम लोग हैं, ये अर्थ है, ये पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इस पर यह 8 किलोमीटर तक रहता है, यहां से ऐसे। इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ माने क्या होता है? डिस्टरबेंस। हमेशा डिस्टरबेंस होता है इस मंडल में, हमेशा डिस्टरबेंस होता रहता है, इसलिए इसका नाम है क्षोभ मंडल। यहां पे आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब इसी मंडल में होता है। इसके बाद ऊपर जो है समताप मंडल। समताप समताप मंडल में तापमान स्थिर होता है, डिस्टरबेंस नहीं होता, इसलिए वायुयान इसी में उड़ते हैं। इसके ऊपर होता है मध्य मंडल, इसके ऊपर होता है आयन मंडल, इसके ऊपर होता है बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, ये सब होते हैं। जो समताप मंडल देख रहे हैं, समताप मंडल के सबसे निचले भाग में और इस क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में यहां पर एक लेयर पाई जाती है, यहां पर एक लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं ओजोन। ओजोन की जो परत पाई जाती है इसी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के निचला भाग और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग, उन्हीं दोनों के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत जो होती है क्या करती है? यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, हानिकारक किरणों को रोक लेती है, जिससे हमारी सुरक्षा होती है। ओजोन लेयर जो होता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, यूवी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट रे है, यूवी लाइट जो है इनको क्या करती है? ये रोक लेती है और रोकने के बाद जो है हमारी सुरक्षा करती है ओजोन के। लेकिन ओजोन में आजकल छेद हो गए हैं, वो छेद जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुए हैं। एक गैस है जो आपके एसी और से निकलता है और इसके बाद फ्रिज से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसमें छेद हो गए, जिससे यूवी लाइट जो है सीधे डायरेक्ट चली आ रही है, जिसके स्किन संबंधी बीमारियां होता है, त्वचा संबंधी बीमारियां इसी से होता है। इसके बाद जो है मध्य मंडल है, आयन मंडल है, जो उल्का पिंड है। मध्य मंडल में जो मध्य मंडल है इसमें क्या होता है? जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड आकर के यहां पे नष्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, उल्का पिंड आकर के इसी मध्य मंडल में नष्ट हो जाती है। आयन मंडल में क्या होता है कि रेडियो तरंगे रिफ्लेक्ट होती, यहां से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और बाह्य मंडल जो हल्की गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, वो ऊपर की ओर होती। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था मंडल में कौन सी गैस होती है, तो आपको यहां मिला
समताप मंडल, ऑप्शन बी सही हो गया, समताप मंडल। समताप मंडल में ये गैस पाई जाती है। फिर हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहां से आपको दिया राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और संसद। देखो, जो राज्यपाल है यह किसी राज्य का मुखिया है। राज्य का जो मुखिया है ये यही है। अब आप कहेंगे कि नहीं हमने तो पढ़ा था सीएम होता है। सीएम नहीं होता, राज्य का मुखिया जो है राज्यपाल होता है, सीएम नहीं होता है। राज्य की मुखिया होता है और इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और ये हटाएगा कौन इसे, हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। इसको शपथ कौन दिलाएगा, इसको शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा। इसको वेतन और भत्ते, इसके वेतन और भत्ते राज्य संचित निधि पर भारित होता है। राज्य संचित निधि पर भारित होता है। राज्य संचित निधि पर भारित होता है। अच्छा, राज्य संचित निधि पर भारित का मतलब क्या होता है? भारित का मतलब यह होता है कि इनको सैलरी और अन्य भत्ते देना ही देना। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जैसे वो केंद्र सरकार करती है, ये राज्य सरकार की बात है। राज्य सरकार के जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, उनको वेतन और भत्ते इसी संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित का यह मतलब होता है जब बजट पेश होता है तो बजट पेश होने में जो इतने खर्चे हैं भारित वाले, उस पर न वोटिंग होती है और न ही चर्चा होती, वो यूं ही पास कर दिया जाता है। क्योंकि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, ये सब जो संवैधानिक पद है उसको वेतन और भत्ते देना ही देना, इसलिए उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसी को कहते हैं संचित निधि पर भारित। बजट जब पेश किया जाता है तो उस पर कटौती नहीं होती है, उसी को कहते हैं संचित निधि पर भारी। और इनको पेमेंट जो है राज्य सरकार देता है, अन्य भत्ते भी देगा। राज्यपाल जो है राज्य विश्वविद्यालय का, जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय चल रहे हैं उसका जो है कुलाधिपति होता है। इसका कुलाधिपति होता है। एक कुलपति होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों का जो हेड होता है वो कुलाधिपति होता है, राज्यपाल होता है, इसकी नियुक्ति करता है। कितने समय के लिए होता है? जनरली 5 वर्ष के लिए होता है, यही पढ़े होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है 5 वर्ष के लिए। संविधान में जो वर्णन है वह लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये 5 वर्ष के लिए नहीं है, बल्कि ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद है, राष्ट्रपति ने क्या किया, राज्यपाल को प्रसाद दिया हुआ, जब चाहेगा वो वापस बुला लिया। आज वो नियुक्ति किया, कल ही बुला सकता है, उसके पास राइट है, यही प्रसाद है। 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ तब भी बुला सकता है, क्योंकि संविधान में जो वर्णन है वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है। इस तरह से कम 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, सामाजिक जो है समझ होनी चाहिए, उनको जो है राष्ट्रपति राज्यों के नियुक्त करता है। तो देखो यहाँ पे है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ पर क्या है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यहाँ पे नियुक्त करता है राज्यपाल।
तो इस तरह से आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यूपीएससी करना है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी करनी है और आपको एक पोस्ट लेना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उसमें जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, आप ये सारे क्वेश्चन सेट हैं उसमें। कराते हैं कि धीरे-धीरे समझ आपकी विकसित हो जाएगी, आप निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएँगे और आप निश्चित ही प्रमोट हो जाएँगे वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।